हेलो स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग में हम पढ़ रहे थे न्यूरोटिक स्ट्रेस रिलेटेड सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर्स, जिसमें हम पढ़ रहे थे एंजाइटी डिसऑर्डर्स जिसमें हमने पिछली वीडियो में फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस किया था। और आज की इस वीडियो में हम पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर्स और जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर्स। पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर्स क्या होता है? पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर्स एक पैनिक अटैक होता है जो कि बिना किसी डेंजर के, बिना किसी रियल डेंजर्स के एक सडन फीलिंग होती है जिसमें आप अपना कंट्रोल खो देते हो। इस प्रकार का पैनिक अटैक जो होता है वो किसी भी समय कहीं भी बिना किसी वार्निंग के आपके पास आ सकता है। और इसमें आपको हमेशा कोई दूसरा अटैक आने का, अगला जो अटैक है आने का हमेशा आपको डर लगा रहता है। इस प्रकार का जो पैनिक अटैक होता है वो इंटरमिटेंट होता है, यानी कि कभी कभार आता है और एपिसोड में ही आता है। और इस प्रकार का जो पैनिक अटैक है वो फीमेल्स के अंदर 2 से 3 गुना अधिक होता है मेल की अपेक्षा में। इस प्रकार का जो पैनिक अटैक है इसको यदि सही तरीके से उचित प्रकार से इसका ट्रीटमेंट किया जाए तो इसको क्या है कि हम पेशेंट जो है इसके अंदर एक बेटर फील कर सकता है। इसमें थेरेपी भी सहायक सिद्ध होती है जो कि पेशेंट्स की जो थिंकिंग होती है, थिंकिंग पैटर्न होता है, उसको रिकॉग्नाइज करती है और जो डिसऑर्डर्ड थिंकिंग होती है उसको क्या है कि चेंज करती है। मेडिसिन्स भी इसके अंदर क्या है कि हेल्प करती है ताकि पेशेंट सही तरीके से बेटर फील कर सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। पैनिक डिसऑर्डर्स इज ए टाइप ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स। पैनिक डिसऑर्डर्स एक प्रकार का एंजाइटी डिसऑर्डर्स होता है। इट कॉज पैनिक अटैक, जो कि एक पैनिक अटैक के कारण होता है। विच आर सडन फीलिंग ऑफ टेरर व्हेन देयर इज नो रियल डेंजर्स, जो कि बिना किसी रियल डेंजर्स के भी क्या है कि एक सडन फीलिंग होती है। यू मे फील एज इफ़ यू आर लूजिंग कंट्रोल। आप इस प्रकार का फील करते हो कि आपने क्या है कि अपना खुद का कंट्रोल आपके ऊपर से खो दिया है। पैनिक अटैक कैन हैपन एनी टाइम, एनीवेयर एंड विदाउट वार्निंग। पैनिक अटैक है जो कि किसी भी समय, कहीं भी और बिना किसी वार्निंग के आता है। यू मे लिव इन फियर ऑफ अनदर अटैक, और आप हमेशा कोई दूसरे अटैक के डर से हमेशा जीते रहते हो। एंड मे अवॉइड प्लेस वेयर यू हैव हैड एन अटैक, और आप उन स्थानों को अवॉइड करते हो हमेशा जहाँ पर आपको अटैक आ सकता है। इट हैज़ एक्यूट ऑनसेट, इसका जो ऑनसेट होता है वो एक्यूट होता है और इंटरमिटेंट होता है। इंटरमिटेंट मतलब यानी कि कभी कभार ही ये पैनिक अटैक आपके पास आता है। कैरेक्टराइज बाय एपिसोड, यानी कि एपिसोड्स में आता है। इट इज़ सीन 2 to 3 times मोर ऑफन इन मेल्स। इस प्रकार का जो पैनिक अटैक है वो फीमेल्स के अंदर 2 से 3 गुना अधिक देखने को मिलता है मेल के अपेक्षा। इट यूजुअली स्टार्ट व्हेन पीपल्स आर यंग एडल्ट, समटाइम इट स्टार्ट व्हेन ए पर्सन इज़ अंडर ए लॉट ऑफ स्ट्रेस। यानी कि पेशेंट जब बहुत अधिक स्ट्रेस में होता है, यानी कि जो यंग एडल्ट्स होते हैं उनके अंदर ये स्टार्ट होता है। एंड मोस्ट ऑफ पीपल गेट बेटर विथ ट्रीटमेंट, और मोस्ट ऑफ पीपल्स इसके ट्रीटमेंट के साथ बेटर फील करते हैं। थेरेपी कैन शो यू हाउ टू रिकॉग्नाइज एंड चेंज योर थिंकिंग पैटर्न बिफोर दे लीड टू पैनिक। और थेरेपी जो होती है वो भी यहाँ पर एक सहायक सिद्ध होती है, जो क्या करती है, जो आपका थिंकिंग पैटर्न है उसको क्या है कि रिकॉग्नाइज करती है और उसको चेंज करती है जब बिफोर दे लीड टू पैनिक, यानी कि उसके पैनिक होने से पहले। मेडिसिन कैन आल्सो हेल्प, और मेडिसिन भी क्या है कि इसके अंदर सहायता करती है। तो ये हमने पढ़ा इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे इसके डेफिनेशन की। डेफिनेशन में बताया गया पैनिक डिसऑर्डर इज एन एंजाइटी डिसऑर्डर्स। पैनिक डिसऑर्डर एक एंजाइटी डिसऑर्डर्स है, करेक्टराइज बाय रिकरिंग अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक्स, जो कि बार बार अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक्स होते हैं। विच आर सडन पीरियड ऑफ इंटेंस फियर, जो कुछ समय के लिए क्या है कि एक इंटेंस फियर आपके पास अचानक आते हैं। दे में इंक्लूड पैल्पिटेशन, जिसके अंदर आपको पैल्पिटेशन हो जाता है, घबराहट आपको अंदर आ जाती है। स्वेटिंग यानी कि पसीना आपके अंदर आ जाता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की शॉर्टनेस हो जाती है। नमनेस, सुन्नपन हो जाता है। और ए फीलिंग दैट समथिंग टेरिबल इज़ गोइंग टू हैपन, और आपके अंदर एक प्रकार की फीलिंग आ जाती है कि आपके साथ कुछ भयानक होने वाला है। तो इस प्रकार का जो डिसऑर्डर्स होता है उसे हम पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर्स कहते हैं। तो पैनिक डिसऑर्डर्स एक एंजाइटी डिसऑर्डर्स होता है जो कि रिकरिंग अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक होता है, जो कि बार बार होता है और अनएक्सपेक्टेड तरीके से अचानक आता है। और ये एक इंटेंस फियर होता है जो कुछ समय के लिए
सडनली आता है, अचानक आता है, जिसके अंदर आपको घबराहट होने लग जाती है, आपके अंदर पसीना आना लग जाता है, आपकी जो ब्रीथ है वो शॉर्टनेस हो जाती है, सुन्नपन आने लग जाता है और आपके अंदर एक ऐसी फीलिंग आती है कि आपके साथ कुछ भयानक होने वाला है। तो इसे हम पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर्स कहते हैं। अब हम बात करेंगे इसके एटियोलॉजी की। तो एटियोलॉजी के अंदर बताया है जेनेटिक थ्योरी। जेनेटिक थ्योरी में अबाउट 15 to 20% ऑफ फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स ऑफ पेशेंट विद एंजाइटी डिसऑर्डर्स। इसमें बताया गया है कि जो पेशेंट्स की जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स के अंदर अगर एंजाइटी डिसऑर्डर्स है, यानी कि पेशेंट्स के जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं उनके अंदर यदि एंजाइटी डिसऑर्डर्स है तो 15 to 20% चांस बन जाते हैं उस पेशेंट के भी एंजाइटी डिसऑर्डर्स होने के। द कॉन्करेंस रेट इन मोनोजाइगोटिक ट्विंस ऑफ पेशेंट विद पैनिक डिसऑर्डर इज 80%। और जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं उनके अंदर 80% चांस होते हैं पैनिक डिसऑर्डर्स होने के। बात करेंगे बायोकेमिकल फैक्टर्स की। तो अल्ट्रेशन इन गाबा लेवल में लीड टू प्रोडक्शन ऑफ क्लिनिकल एंजाइटी, यानी कि जो गाबा लेवल्स हैं उनके अंदर अल्ट्रेशन आ जाता है। गाबा लेवल मतलब गामा एमाइनो ब्यूट्रिक एसिड, जिसके अंदर क्या है कि अल्ट्रेशन आ जाता है, यानी कि इसका जो लेवल है अगर रिड्यूस हो जाता है तो जो एंजाइटी है वो डेवलप होती है। बिहेवियर थ्योरी की हम बात करें तो एंजाइटी इज व्यूड एज एन अनकंडीशनल इनहेरेंट रेस्पॉन्स ऑफ द इंडिविजुअल टू ए पेनफुल स्टिमुलस, यानी कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं यदि पेनफुल स्टिमुलस उनके ऊपर आता है तो वो क्या है कि बिना किसी कंडीशंस के और एक सहज रेस्पॉन्स अगर वो देते हैं तो उनके अंदर क्या है कि एंजाइटी देखने को मिलती है। तो बिहेवियर थ्योरी के अनुसार जो भी पेनफुल स्टिमुलस आता है इंडिविजुअल उसका जो रेस्पॉन्स है वो अनकंडीशनल या फिर सहज रूप से करता है तो उनके अंदर क्या है कि वो एंजाइटी देखने को मिलती है। बात करेंगे कॉग्निटिव थ्योरी की। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एंजाइटी इज रिलेटेड टू कॉग्निटिव डिसऑर्डेशंस एंड नेगेटिव एटोनॉमिक थॉट्स। इस थ्योरी के अनुसार जो एंजाइटी होती है वो पेशेंट के अंदर यदि कोई कॉग्निटिव डिसऑर्डेशंस है, यानी कि कोई अशुद्धियाँ वगैरह उसके अंदर रहती है या फिर कोई ऑटोमेटिक तरीके से नेगेटिव थॉट उसके दिमाग में आते हैं तो उसकी वजह से जो पैनिक एंजाइटी है वो होती है इस थ्योरी के अनुसार। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइकोडायनामिक थ्योरी। साइकोडायनामिक थ्योरी हमने पहले भी पढ़ा था। इसमें क्या बताया है कि इन एंजाइटी रिप्रेशन फेल टू फंक्शन एडिक्वेटली, यदि रिप्रेशन फेल हो जाता है अपने फंक्शन करने से एंड द सेकेंडरी डिफेंस मैकेनिज्म आर नॉट एक्टिवेटेड, और जो सेकेंडरी डिफेंस मैकेनिज्म है यदि वो एक्टिवेट नहीं होता है तब यहाँ पर क्या है कि एंजाइटी कम इनटू द फॉरफ्रंट, यानी कि जो एंजाइटी है वो यहाँ पर डेवलप हो जाती है। ये तो हो गया आपकी एटियोलॉजी। अब हम बात करेंगे इसकी क्लिनिकल फीचर्स की। तो क्लिनिकल फीचर्स में बताया है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड स्मूथनिंग सेंसेशन, यानी कि जो आपकी ब्रीथ होती है वो शॉर्ट हो जाती है और आपके अंदर क्या है कि गले दबाने जैसी जो सेंसेशन है वो आ जाती है। हार्ट बीट रैपिड, आपकी हार्ट बीट है वो तेज़ हो जाती है। चोकिंग यानी कि घुटन आपके अंदर महसूस होती है। चेस्ट डिस्कम्फर्ट और पेन, और आपका जो चेस्ट है वो डिस्कम्फर्ट और पेन महसूस करता है। पैल्पिटेशन, आपको घबराहट होती है। ट्रिमलिंग सेंसेशन आपके अंदर होता है, आपको कंपकपी सी झुनझुनी से आपके अंदर आ जाती है। स्वेटिंग, पसीना आपको आता है। डिजीनेस, आपके अंदर आपका जो सिर है वो चकराने लग जाता है। अनस्टेडी फीलिंग और फेंटनेस, और आपके अंदर एक अस्थिरता की जो फीलिंग्स है वो डेवलप होती है और बेहोशी सी आपके अंदर आ जाती है। नोजिया और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, आपके अंदर नोजिया और जो एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है वो भी यहाँ पर देखने को मिलता है। डीप पर्सनलाइजेशन और डी रियलाइजेशन, आपकी जो पर्सनैलिटी है आपको उसका बोध नहीं रहता है। आपका जो रियलिटी उसका भी आपको बोध नहीं होता है। नमनेस और ट्रिंगलिंग सेंसेशन, यानी कि आपके अंदर एक सुन्नपन आ जाता है और आपके अंदर एक झुनझुनी सी एक सेंसेशन आपके अंदर आ जाता है। फियर ऑफ डाइंग और हैविंग ए हार्ट अटैक, आपको डरने से आपको मरने से डर लगता है और आपको एक हार्ट अटैक आपको आ सकता है। इसके अलावा फियर ऑफ बीइंग आउट ऑफ कंट्रोल, आपका जो कंट्रोल है आपको नहीं रहता है तो इस प्रकार से आपको डर लगता है। इसके अलावा एग्रोफोबिया, यानी कि भीड़ से आपको डर लगना, और डिप्रेशन भी आपके अंदर आ जाता है। तो ये तो होता है आपकी क्लिनिकल फीचर। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट जिसमें आपका आता है पहला फार्माकोथेरेपी, जिसमें देते हैं हम बेंजोडाइजिपाइंस जो कि एंजाइटिक ड्रग्स होती हैं, जिसके अंदर हम एल्पाजोलम, कोलिनज़ेपाम, लोराज़ेपाम और डायज़ेपाम हम देते हैं। दूसरा जो आता है इसके अंदर एंटी डिप्रेसेंट, जिसके अंदर हम इमिप्रामिन,
सर्टेलाइंस और फेनिलजिन देते हैं। नेक्स्ट आता है आपका बीटा ब्लॉकर्स, जो क्या करता है टू कंट्रोल सीवियर पेल्पिटेशंस दैट हैव नॉट रेस्पॉन्ड टू एंजियोलाइटिक्स, यानी कि जो आपकी जो सीवियर पेल्पिटेशंस होते हैं, जो घबराहट होती है, उसको कंट्रोल करता है और जो एंजियोलाइटिक ड्रग्स से कंट्रोल नहीं होता है, जैसे इसके अंदर होती है ड्रग्स प्रोपेनॉल। हम बात करेंगे बिहेवियर थेरेपी की। बिहेवियर थेरेपी में हम देते हैं पहले रिलैक्सेशन थेरेपी, जो क्या काम करती है टू हेल्प द पेशेंट कोप विद ए पैनिक अटैक बाय ईजिंग फिजिकल सिम्टम्स एंड डायरेक्टली अटेंशन एल्सवेयर। रिलैक्सेशन थेरेपी क्या करती है, पेशेंट्स की हेल्प करती है ताकि पेशेंट सामना कर सके किसी पैनिक अटैक जब उसके ऊपर आता है, तो पैनिक अटैक का सामना कर सके, अपने जो फिजिकल सिम्टम्स है उसको ईजीनेस उसको ला सके और जो डायरेक्टिव तरीके से अटेंशन वो अपने आप को महसूस कर सके। डीप ब्रीथ एक्सरसाइज जो क्या है कि क्या करती है, विच आल्सो रिड्यूस द रिस्क ऑफ हाइपर वेंटिलेशन, जो आपकी जो हाइपर वेंटिलेशन की जो रिस्क है उसको रिड्यूस करती है, यानी कि जो आपकी ब्रीथ है उसको कंट्रोल करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन की। प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन जिसमें क्या है विच इन्वॉल्व कॉन्शियसनेस टाइटनिंग एंड रिलैक्सेशन ऑफ द स्केलेटन मसल्स। प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन इसके अंदर क्या होता है कि कॉन्शियस तरीके से जो आपकी स्केलेटन मसल्स होती है उसकी टाइटनिंग और एक रिलैक्सेशन आप महसूस करते हो इस दौरान। पॉजिटिव वर्बलाइजेशन और गाइडेड इमेजिनरी, इसमें क्या करते हैं इन विच द पेशेंट इलेक्ट पीसफुल मेंटल इमेज और सम अदर पर्पजफुल थॉट और एक्शन। इसके अंदर क्या होता है कि आपको अंदर एक पॉजिटिव वर्बलाइजेशंस किया जाता है और आपको एक इमेजनरी आपको दी जाती है। इसमें क्या है कि आपको मेंटल जो इमेज है, पीसफुल जो मेंटल इमेज है और जो कुछ पर्पजफुल जो थॉट्स है, एक्शंस हैं, आपको क्या है कि इमेजिन कराया जाता है। जिससे क्या है कि आपकी जो फीलिंग्स होती है, प्रोमोटिंग फीलिंग्स ऑफ रिलैक्सेशन, जिसके अंदर आप रिलैक्सेशन जो फीलिंग्स है वो आपकी डेवलप होती है। एंड रिन्यूड होप, आपका जो होप है वो रिन्यू होता है। एंड ए सेंस ऑफ बीइंग इन कंट्रोल ऑफ ए स्ट्रेसफुल सिचुएशन, और आपके अंदर कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में अपने आप को कंट्रोल करने का एक सेंस डेवलप होता है। इसके अलावा लिसनिंग टू काल्मिंग म्यूजिक, यानी कि आप म्यूजिक भी सुनने के लिए आपको इसके अंदर कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉग्निटिव थेरेपी की। कॉग्निटिव थेरेपी जो क्या करती है टीच द पेशेंट टू रिप्लेस नेगेटिव थॉट्स। पेशेंट्स को टीच कराना होता है इसके अंदर, जिससे उसके जो नेगेटिव थॉट्स हैं उसको हम रिप्लेस कर सकें पॉजिटिव थॉट्स के अंदर विद मोर रियलिस्टिक, जो कि वो ज़्यादा रियलिस्टिक होते हैं। पॉजिटिव वे ऑफ व्यूइंग द अटैक, और अटैक्स जब आता है उसको पॉजिटिव व्यू करके देखते हैं। तो इस प्रकार के जो थॉट्स होते हैं वो आपको क्या है कि रिप्लेस करने होते हैं नेगेटिव थॉट्स से। तो ये चीज़ क्या है कि आपको पेशेंट को बतानी है। एंड हेल्प द पेशेंट टू आइडेंटिफाई पॉसिबल ट्रिगर फॉर द पैनिक अटैक्स सच एज पर्टिकुलर थॉट्स और सिचुएशन और इवन ए स्लाइट चेंज इन हार्ट बीट। पेशेंट्स की हेल्प करनी होती है ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके जो भी संभावित जो पैनिक अटैक्स के जो संभावित कारण हैं उसको क्या है कि वो आइडेंटिफाई कर सके, और जो पर्टिकुलर थॉट है यानी कि जिसकी वजह से कोई पर्टिकुलर थॉट्स की वजह से उसको जो पैनिक एंजाइटी हो रही है तो वो भी क्या है कि वहाँ पर आइडेंटिफाई कर सके, कोई भी सिचुएशन को आइडेंटिफाई कर सके ताकि उसकी जो हार्ट बीट है वो स्लाइट तरीके से चेंज हो सके। एंड हेल्प द पेशेंट टू आइडेंटिफाई द इवेल्युएट द थॉट्स दैट प्रेसिडेड एंजाइटी। यानी पेशेंट की आपको हेल्प करनी होती है ताकि वो थॉट्स को आइडेंटिफाई कर सके, इवेल्युएट कर सके जो कि उसके एंजाइटी को प्रोसीड कर रहे हैं, यानी कि उसको बढ़ा रहे हैं। एंड देन restructure them to gain a more realistic perception। रिस्ट्रक्चर्स मतलब होता है पुनर्गठन, यानी कि पुनर्गठन कर सके मोर रियलिस्टिक परसेप्शन, यानी कि जो पुनः जो उसकी जो रियलिस्टिक परसेप्शन है उसको क्या है कि वो बढ़ावा दे सके। तो इस तरीके से क्या है कि आप जो उसकी कॉग्निटिव थेरेपी है उसके जरिए आप पेशेंट्स की जो थॉट्स हैं उसको इवेल्युएट कर सकते हो, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो जो उसके एंजाइटी को डेवलप करते हैं, और इसके अलावा आप उसके थॉट्स हैं उसका क्या है कि पुनर्गठन कर सकते हो ताकि आप रियलिस्टिक परसेप्शन को महसूस कर सकें, उसको बढ़ा सकें आप। तो ये हो गया आपका पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर्स। इसके बाद एंजाइटी डिसऑर्डर का जो थर्ड टाइप आता है वो आता है आपका जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर्स, जिसे हम बोलते हैं GAD। ये भी एक न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स होता है और एंजाइटी डिसऑर्डर्स का एक टाइप होता है।
जिसमें क्या होता है कि इसमें भी एक्सेसिव वरी हो जाती है डिफरेंट थिंग्स के आधार पर, यानी कि आपके लाइफ के अंदर जो भी डिफरेंट सिचुएशन या कोई घटना घटित होती है उसमें क्या है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वरी हो जाते हो, जो कि क्या है कि परसिस्टेंट रहती है, यानी कि लगातार बनी रहती है। इस प्रकार का जो डिसऑर्डर है उसे हम जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर्स कहते हैं। हमने पहले पढ़ा था फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर्स के अंदर कि जो उसके अंदर जो एक्सेसिव जो फियर होता है जो किसी एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है या सिचुएशन है उसके आधार पर होता था, जबकि यहाँ पर डिफरेंट थिंग्स के आधार पर क्या है कि यहाँ पर एक्सेसिव वरीनेस आ जाती है। और इसके अलावा हमने पढ़ा था कि जो फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर है वो इंटरमिटेंट होता है, यानी कि कभी कभार होता है, यानी कि कभी कभी जो एपिसोड्स में वो आता है, जबकि ये जो होता है वो परसिस्टेंट रहता है, लगातार बना रहता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। तो जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर्स GAD इज करेक्टराइज्ड बाय परसिस्टेंट एंड एक्सेसिव वरी अबाउट ए नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स। जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर्स जो है वो परसिस्टेंट होता है और एक्सेसिव वरी अबाउट ए नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स, और विभिन्न जो थिंग्स होती हैं उनसे क्या है कि आप बहुत ज़्यादा वरी महसूस करते हो जो कि लगातार बनी रहती है। GAD इज़ डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल फीलिंग्स ऑफ एंशियसनेस। जो GAD होती है आपकी जो एंशियसनेस की जो नॉर्मल फीलिंग्स है उससे एकदम डिफरेंट होती है। इट इज़ कॉमन टू फील एंशियस अबाउट द थिंग्स हैपनिंग इन योर लाइफ सच एज योर फाइनेंसेस। ये जो आपकी लाइफ के अंदर क्या घटित हो रहा है, जो चीज़ें घटित होती हैं उसके बारे में जो एंशियसनेस जो फील करते हो वो इसके अंदर कॉमन रहती है। जैसे कि और फाइनेंस, यानी कि आपके पास कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती है तो आप उसके लिए भी क्या है कि बहुत एक्सेसिव एंशियस हो जाते हो, जो कि इसके लिए कॉमन होता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स, ये भी मोस्ट कॉमन न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स होता है। एंड इट अकर मोर फ्रिक्वेंटली इन वुमेन, और वुमेन्स के अंदर ये ज़्यादा देखने को मिलता है। द प्रिवलेंस रेट ऑफ GAD इज़ अबाउट 2.5 to 8% इन जनरल पॉपुलेशन, और जनरल पॉपुलेशन में इसकी जो प्रिवलेंस रेट होती है वो होती है इसकी 2.5 से 8%। ऑनसेट इज़ क्रोनिक, इसका जो ऑनसेट है वो क्रोनिक रहता है। एंड इज़ परसिस्टेंट फॉर एट लीस्ट 6 मंथ, और ये लगभग 6 महीने तक क्या है कि ये रह सकता है। इट यूजुअली अकर्स इन 30 to 40 ईयर्स ऑफ एज, और ये जो 30 से 40 साल तक के जो लोग हैं उनके अंदर ये देखने को ज़्यादा हमें मिलता है। बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, तो इट इज़ डिफाइन एज प्रोलॉन्ग वैग्यू अनएक्सप्लेन्ड इंटेंस फियर। इसको डिफाइन करते हैं तो ये एक प्रोलॉन्ग है, लंबे समय तक रहने वाला है डिसऑर्डर्स होता है। वैग्यू अस्पष्ट और अनएक्सप्लेन, जिसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इस प्रकार का एक इंटेंस फियर होता है। दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, जो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होता है। तो इसको डिफाइन करेंगे हम, तो जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर्स ऐसा डिसऑर्डर्स है जो कि लंबे समय तक रहता है, अस्पष्ट रहता है, और इसकी जो इंटेंस फियर है उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, एवं ये किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के जरिए नहीं होता है। तो इस प्रकार का जो डिसऑर्डर्स है उसे हम जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर्स कहते हैं। बात करेंगे इसकी एटियोलॉजी की, तो एटियोलॉजी जो इसकी पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर्स की जो हमने एटियोलॉजी पढ़ी थी वो इसके बिल्कुल एकदम सेम होती है, वही एटियोलॉजी हमको इसके अंदर लिखनी होती है। बात करेंगे इसके क्लिनिकल फीचर्स की। क्लिनिकल फीचर्स इसमें आता है आपका साइकोलॉजिकल, जिसमें आता है आपका फियरफुल एंटिसिपेशन। फियरफुल एंटिसिपेशन मतलब आपको ऐसा लगता है कि कुछ भयानक होता है, होने वाला है, ये कुछ भयानक ऐसा होने वाला है जिससे क्या है कि आपको डर लगता है। तो इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, सेंसिटिविटी टू नॉइज़, हल्की सी कोई नॉइज़ हो जाती है उसमें आप सेंसिटिव हो जाते हो, रेस्टलेसनेस हो जाते हो आप, पुअर कंसंट्रेशन बना रहता है आपके अंदर, किसी चीज़ को कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो, वरी थॉट्स आपके अंदर आते हैं, चिंतित हो जाते हो आप, एंड एप्रीहेंशन, और आशंकित हो जाते हो। फिजिकल फीचर्स की बात करें तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, इसके अंदर आपका आता है ड्राई माउथ ड्राई हो जाता है, डिफ़िकल्टी इन सोलिंग करने में आपको डिफ़िकल्टी महसूस होती है, एपिगेस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट हो जाते हो, और फ्रीक्वेंट और लूज मोशन, और आपके अंदर लूज मोशंस वगैरह की शिकायतें आपको रहती है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी फीचर्स में बात करें तो कंस्ट्रिक्शन इन द चेस्ट के अंदर कंस्ट्रिक्शन हो जाता है आपका, डिफ़िकल्टी इनहेलिंग, यानी कि आपको इनहेल करने में डिफ़िकल्टी महसूस होती है, ओवर ब्रीथिंग आपको ज़्यादा लगती है कि ओवर ब्रीथिंग ले रहे हम। इसके अलावा कार्डियोवास्कुलर के अंदर पैल्पिटेशंस, यानी कि आपको घबराहट सी होने लग जाती है, चेस्ट के अंदर डिस्कम्फर्ट आप फील करते हो। जेनिटो यूरिनरी सिस्टम, इसके अंदर जो फीचर्स आते हैं वो आते हैं आपके फ्रीक्वेंट और अर्जेंट मैच्योरेशंस, यानी कि बार बार आपको क्या है कि टॉयलेट जाने की इच्छा आपको
यहाँ पर होती है। मेंस्ट्रुअल डिस्कम्फर्ट आपके अंदर आ जाता है और एमनोरिया हो सकता है। इसके बाद न्यूरोमस्कुलर्स की बात करें तो ट्रिमर यानी कि कंपाना सा आपके अंदर आ जाता है। प्रिकलिंग सेंसेशन यानी कि चुभन जैसी जो सेंसेशन होता है वैसा सेंसेशन आपको आने लग जाता है इसके अंदर। टिनिटस मीन्स मतलब आपका कान जो है वो गूंजने लग जाता है, कई प्रकार की ध्वनि आपके कान के अंदर आने लग जाती है। डिजीनेस आपका सिर चकराने लगता है। हेडेक और एक्किंग मसल्स, आपका जो सिर है वो दर्द करने लग जाता है और मसल्स भी आपकी दर्द करने लग जाती है। इसके अलावा स्लीप डिस्टर्बेंस जिसमें इंसोम्निया, नींद लेने में कठिनाई आपको होती है। नाइट टेरर, डरावने सपने आपको आ सकते हैं। अदर सिम्टम्स में आप देखते हैं तो इसके अंदर डिप्रेशन आपको हो सकता है, ऑब्सेशन हो सकता है और डीपर्सनलाइजेशन हो सकता है। डीपर्सनलाइजेशन मतलब पर्सनैलिटी का आपको बोध नहीं देता और डीरियलाइजेशन मतलब रियलिटी का आपको बोध नहीं रहता। तो इस तरीके से क्या है कि आपके जो साइकोलॉजिकल और फिजिकल सिम्टम्स इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में हमने पहला जो आता है आपका फार्मेकोथेरेपी, जिसमें हम एंटी एंजाइटी एजेंट्स देते हैं, जिसमें हम बेंजोडाइजिपाइंस इसके अंदर हम देते हैं। बेंजोडाइजिपाइंस क्या काम करती है? दीज ड्रग्स रिड्यूस एंजाइटी बाय डिक्रीजिंग विजिलेंस। इस प्रकार की जो ड्रग्स होती है, बेंजोडाइजिपाइन जो ड्रग्स होती है वो एंजाइटिक्स एजेंट्स होती हैं जो क्या करती है? एंजाइटी को रिड्यूस करती है बाय डिक्रीजिंग विजिलेंस, यानी कि जो आपकी सतर्कता होती है उसको क्या है कि डिक्रीज करके जो आपके सोमेटिक सिम्टम्स होते हैं, जो फिजिकल जो सिम्टम्स होते हैं उसको इजीनेस कर देती है। जैसे कि एल्पाजोरम और कोलंजीपाम उसके अंदर हम देते हैं। TCA जिसके अंदर हम देते हैं इमिप्रामिन और बस्पिरोन। इसके अंदर जो टाइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, जिसके अंदर हम इमिप्रामिन और बस्पिरोन हम ड्रग्स देते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स जो क्या काम करती है? टू कंट्रोल सीवियर पैल्पिटेशन दैट हैव नॉट रेस्पॉन्ड टू एंजाइटिक्स। ये क्या करती है? जो सीवियर पैल्पिटेशन होती हैं यानी कि जो घबराहट आपको होती है उसको कंट्रोल करती है, जो कि क्या है कि एंजाइटिक ड्रग्स से आप रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं तब हम उसको बीटा ब्लॉकर्स जो ड्रग्स हैं वो हम देते हैं, जिसके अंदर आती है आपकी प्रोपेनॉल। बात करेंगे बिहेवियर थेरेपी की, जिसमें अंदर हम देते हैं बायोफीडबैक टू डिक्रीज द फिजिकल सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी। बायोफीडबैक क्या करती है? आपकी जो एंजाइटी के जो फिजिकल सिम्टम्स होते हैं उसको डिक्रीज करती है बाय टीचिंग द पेशेंट हाउ टू बिकम अवेयर ऑफ, यानी कि आपको पेशेंट को टीच करा के कि हाँ भाई कैसे आप अवेयर हो सकते हो एंड देन कॉन्शियसली कंट्रोल वेरियस बॉडी फंक्शन, और कैसे आप अपनी जो विभिन्न प्रकार के जो बॉडी फंक्शंस हैं उनको कॉन्शियसली रूप से आप उनको कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि इंक्लूडिंग ब्लड प्रेशर, हार्ट एंड रेस्पिरेटरी रेट्स, स्किन टेम्परेचर एंड प्रेस्पिरेशंस, यानी कि जो आपके ब्लड प्रेशर है, हार्ट और जो रेस्पिरेटरी रेट्स हैं, स्किन का जो टेम्परेचर है, प्रेस्पिरेशन मतलब जो पसीना वगैरह है। तो इस प्रकार के जो वेरियस फंक्शन होते हैं बॉडी के, वो किस तरीके से आप कॉन्शियसली रूप से आप उनको कंट्रोल कर सकते हो। तो इस चीज़ के बारे में क्या है कि आपको अवेयर किया जाता है, पेशेंट्स को बताया जाता है, उसको टीच किया जाता है, ताकि जो एंजाइटी की जो फिजिकल सिम्टम्स है उसको क्या है कि डिक्रीज किया जा सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिलैक्सेशन टेक्निक की। इसके अंदर योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन और सेल्फ हिप्नोसिस का यूज़ हम करते हैं। इसके अलावा सपोर्टिव साइकोथेरेपी भी हम इसके अंदर यूज करते हैं। देन हम बात करेंगे कॉग्निटिव थेरेपी की। कॉग्निटिव थेरेपी जिसके अंदर क्या होता है? टू रिड्यूस कॉग्निटिव डिसऑर्डेशन बाय टीचिंग द पेशेंट हाउ टू रीस्ट्रक्चर हर थॉट्स एंड व्यू हर वरीज मोर रियलिस्टिकली। इसमें क्या होता है? जो कॉग्निटिव डिसऑर्डेशंस होते हैं, जो अशुद्धियाँ होती हैं, जो उनको क्या है कि रिड्यूस किया जाता है पेशेंट को टीच करा करके, कैसे वो अपने थॉट्स का पुनर्गठन कर सकें और देख सकें कि अपनी जो चिंताएं होती हैं उसको सही तरीके से रियलिस्टिक मैनर में किस तरीके से लेकर के आएँ। तो वो जो थॉट्स होते हैं उसका पुनर्गठन इसके अंदर किया जाता है। तो ये तो होता है आपका ट्रीटमेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट की। नर्सिंग मैनेजमेंट बोथ मीन्स पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर्स और जो जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर्स है, दोनों का नर्सिंग मैनेजमेंट हमने एक ही लिखा है इसके अंदर, जिसके अंदर हम पहले क्या करते हैं? नर्सिंग असेसमेंट करते हैं। नर्सिंग असेसमेंट इसके अंदर हमने क्या किया? पहले असेसमेंट शुड फोकस ऑन द कलेक्शन ऑफ फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल डाटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो फिजिकल, साइकोलॉजिकल, जो सोशल डाटा है उसका कलेक्शन करेंगे और उसके ऊपर फोकस करेंगे। The nurse should be particularly aware on the fact that major physical symptoms are often associated with autonomic nervous system। इसमें जो नर्स होती है उसको हमेशा अवेयर रहना होना है, पर्टिकुलर रूप से अवेयर रहना होता है कि जो मेजर जो फिजिकल सिम्टम्स आपको जो पेशेंट बता रहा है वो क्या है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है या नहीं। तो इससे क्या है कि हम ये पहचान सकते हैं कि हाँ भाई इसको एंजाइटी डिसऑर्डर्स
है या नहीं, क्योंकि एंजाइटी डिसऑर्डर्स के अंदर क्या है कि नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड ही क्या है कि फिजिकल सिम्टम्स होते हैं। स्पेसिफिक सिम्टम्स शुड बी नोटेड, कोई भी अगर स्पेसिफिक सिम्टम्स आपको दिखाई देता है तो आपको क्या है कि नोट कर लेना है। इसके अलावा असेस फॉर कम्युनिकेशन पैटर्न, उसका कम्युनिकेशन पैटर्न भी आपको असेस करना है। द नर्स मस्ट यूज क्लिनिकल जजमेंट टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ एंजाइटी बीइंग एक्सपीरियंस्ड बाय द पेशेंट्स। नर्स को चाहिए कि वो क्लिनिकल जजमेंट करें, सही तरीके से जजमेंट लें टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ एंजाइटी, यानी कि किस प्रकार का एंजाइटी का लेवल है उसका निर्धारण करें। बीइंग एक्सपीरियंस बाय द पेशेंट, यानी कि जो पेशेंट है वो किस प्रकार की एंजाइटी को अनुभव कर रहा है, किस प्रकार का लेवल की एंजाइटी उसको है, उस चीज़ का वो निर्धारण करें, उसका क्या है कि क्लिनिकल जजमेंट वो यूज करें। तो इसके लिए हमने इसके जो नर्सिंग डायग्नोसिस है वो प्रिपेयर किए हैं। तो पहला जो आता है आपका नर्सिंग डायग्नोसिस वो आता है आपका पैनिक एंजाइटी रिलेटेड टू रियल और परसीव थ्रेट एविडेंस बाय वेरियस फिजिकल और साइकोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस, यानी कि पेशेंट को पैनिक एंजाइटी हो रही है कोई भी रियल या परसीव थ्रेट की वजह से, जो कि विभिन्न प्रकार से जो उसके जो फिजिकल और साइकोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस हैं हमको पता चलता है। यानी कि विभिन्न प्रकार के जो फिजिकल और साइकोलॉजिकल जो उसके साइन एंड सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं, उससे क्या है कि पेशेंट को हम एविडेंस कर सकते हैं कि वे पेशेंट्स को क्या है कि एंजाइटी, पैनिक एंजाइटी हो रही है। तो इसको क्या है कि हमको रिड्यूस करना होता है। तो इसके लिए हम पहले ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में पेशेंट विल रिकॉग्नाइज सिम्टम्स ऑफ ऑनसेट ऑफ एंजाइटी। पेशेंट जो एंजाइटी के जो सिम्टम्स हैं, जो ऑनसेट एंजाइटी कैसे हो रही है उसके जो सिम्टम्स हैं उसको पहचानें और इंटरवेंट बिफोर रीचिंग पैनिक लेवल, और जो पैनिक लेवल से पहुंचने से पहले ही क्या है कि उसका इंटरवेंशन हम करें। तो इसके लिए क्या है कि हमने ये ऑब्जेक्टिव तैयार किया है। तो हम इसका इंटरवेंशन करेंगे तो इस आधार पर करेंगे कि स्टे विद द पेशेंट एंड ऑफर रीअश्योरेंस ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। पेशेंट के साथ आपको यहाँ पर रहना है और उसको सेफ्टी और सिक्योरिटी का रीअश्योरेंस उसको ऑफर कराते रहना है। मेंटेन ए काम एंड नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट, हमेशा पेशेंट के सामने क्या है कि काम और नॉन थ्रेटनिंग जो एनवायरनमेंट है वो बना के रखना होता है। यूज़ सिंपल वर्ड एंड ब्रीफ मैसेज स्पोकन क्लामली, उससे जब भी आप कोई भी मैसेज हो, कोई भी बात करो आप, तो सिंपल जो वर्ड्स होते हैं वो आप यूज़ में लें और ब्रीफ प्रकार के जो मैसेज हैं वो क्या है कि यहाँ पर लें, ताकि पेशेंट उसको अच्छी तरह से समझ सके। और जो भी आप बात करो तो क्लाम तरीके से करो, शांत स्वर में उससे बात करो। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडमिनिस्टर ट्रैंक्विलाइजिंग मेडिकेशन एज प्रेस्क्राइब बाय फिजिशियन। फिजिशियन के जो प्रेस्क्राइब की गई जो ड्रग्स होती हैं वो आपको एडमिनिस्टर करानी होती है। जैसे ट्रैंक्विलाइजिंग मेडिकेशंस ने प्रेस्क्राइब की है तो वो ड्रग्स आपको उनको देनी होती है। एंड इसके अलावा असेस फॉर इफेक्टिवनेस एंड फॉर साइड इफ़ेक्ट, उसका क्या इफेक्ट रहा मेडिसिन का और क्या उसके साइड इफ़ेक्ट है वो भी क्या है कि आपको यहाँ पर असेस करने होते हैं। देन टीच वेरियस टेक्निक टू रिड्यूस साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी, विभिन्न प्रकार की जो टेक्निक्स हैं जो उसकी एंजाइटी के साइन एंड सिम्टम्स को रिड्यूस कर सकते हैं वो आपको पेशेंट को टीच कराने हैं। जैसे कि रिलैक्सेशन टेक्निक्स के बारे में बताना है आपको, कौन कौन सी रिलैक्सेशन टेक्निक्स जो उसके साइन एंड सिम्टम्स को रिड्यूस कर सकती हैं। डीप ब्रीथ एक्सरसाइज के बारे में बताना है, मेडिटेशन के बारे में बताना है और फिजिकल एक्सरसाइज के बारे में आपको बताना है। तो ये तो होता है आपका नर्सिंग जो डायग्नोसिस है वो, इसका इंटरवेंशन आपका ये कंप्लीट होता है। इसके बाद जो सेकंड जो डायग्नोसिस आता है आपका आता है पावरलेस रिलेटेड टू इम्पेयर्ड कॉग्निशंस एविडेंस बाय वर्बल एक्सप्रेशन ऑफ लैक ऑफ कंट्रोल ओवर लाइफ सिचुएशन एंड नॉन पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू ओन केयर ऑफ सिग्निफिकेंट लाइफ इश्यूज। इसमें क्या है कि पेशेंट जो है वो पावरलेसनेस महसूस करता है, अपने आप के पावरलेसनेस है, क्योंकि इम्पेयर्ड कॉग्निशंस, उसका जो कॉग्निशंस है वो इम्पेयर्ड हो चुका है। यानी कि जो पैनिक एंजाइटी या फिर जो आपकी जनरल एंजाइटी की वजह से उसका जो कॉग्निशंस है वो इम्पेयर्ड हो गया है, जिसकी वजह से वो पावरलेसनेस महसूस करता है। एंड एविडेंस बाय वर्बल एक्सप्रेशन ऑफ लैक ऑफ कंट्रोल ओवर लाइफ सिचुएशन, जो कि हम उसको एविडेंस करते हैं इस चीज़ से कि उसका जो वर्बल एक्सप्रेशन है जिससे उसकी जो लाइफ सिचुएशन है उसको कंट्रोल वो नहीं कर पा रहा है और नहीं कोई डिसीजन ले पा रहा है, जिसमें क्या है कि वो अपनी केयर से रिलेटेड कोई भी डिसीजन सही तरीके से नहीं ले पा रहा है। अपनी जो सिग्निफिकेंट लाइफ जो इश्यूज़ हैं उसको भी क्या है कि
कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, जिससे हम क्या है कि पता लगाते हैं कि उसका जो कॉग्निशंस है वो इम्पेयर्ड है और जिससे क्या है कि वो पावरलेसनेस हो गया है। तो उसको क्या है कि उसका हम इंटरवेंशन आपको करना है, जिसके लिए हमने ऑब्जेक्टिव तैयार किया। पेशेंट विल बी एबल टू इफेक्टिवली सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड टेक कंट्रोल हिज लाइफ। पेशेंट्स इफेक्टिव तरीके से प्रॉब्लम को सोल्व करेगा और उसकी जो लाइफ है उसको क्या है कि वो कंट्रोल कर पाएगा। तो इसके लिए हमने ये ऑब्जेक्टिव तैयार किया, जिसका इंटरवेंशन हम करते हैं इन आधार पर कि अलो पेशेंट टू टेक एज मच रेस्पॉन्सिबिलिटी एज पॉसिबल फॉर सेल्फ केयर एक्टिविटीज़, प्रोवाइड पॉजिटिव फीडबैक और डिसीजन मेड। पेशेंट्स को अलाउ करोगे आप, उसको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आप दे सकते हो वो आप जितना पॉसिबल हो, संभावित जो पॉसिबिलिटी हो वो क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दोगे उसकी सेल्फ केयर से एक्टिविटी से रिलेटेड, या उसको पॉजिटिव फीडबैक्स दोगे जो भी वो डिसीजन लेता है। यदि कोई अच्छा डिसीजन वो लेता है कोई भी प्रकार से अपनी सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ के बारे में, तो उसके लिए क्या है कि आप उसको एक पॉजिटिव फीडबैक दोगे। असिस्ट पेशेंट टू सेट रियलिस्टिक गोल। पेशेंट की सहायता करोगे ताकि वो अपने जो रियलिस्टिक गोल्स होते हैं जो उनको क्या है कि वो सेट कर सके। हेल्प आइडेंटिफाई लाइफ सिचुएशन दैट आर विद इन पेशेंट्स कंट्रोल। पेशेंट्स की जो लाइफ सिचुएशन होती है उसको आइडेंटिफाई करने में उसकी मदद करोगे ताकि पेशेंट उसको क्या है कि कंट्रोल सही तरीके से कर सके। हेल्प पेशेंट आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ लाइफ सिचुएशन। पेशेंट्स की आप सहायता करोगे ताकि वो लाइफ जो सिचुएशंस के जो एरियाज है उसको आइडेंटिफाई कर सके दैट आर नॉट विद इन हिज एबिलिटी टू कंट्रोल। यानी कि ऐसे कौन से एरियाज़ हैं या ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जिसकी जो लाइफ के अंदर जिनको वो कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो उसको आइडेंटिफाई करने में आपको पेशेंट की मदद करनी है। एंड एनकरेज वर्बलाइजेशन ऑफ फीलिंग रिलेटेड टू हिज इनेबिलिटी। और उसके साथ उसको एनकरेज भी करना है कि उसकी जो इनेबिलिटीज़ हैं उसके अंदर जो इनेबिलिटीज़ को फीलिंग्स जो डेवलप हो रही है उसको क्या है कि वो वर्बलाइज करे, यानी कि वो हमको बताए उसकी जो फीलिंग्स है वो क्या है कि हमको बताए। तो इस तरीके से क्या है कि हम इनका नर्सिंग इंटरवेंशन करते हैं। तो इस तरीके से आपका जो जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर्स है वो भी यहाँ पर आज कंप्लीट हो गया है आपका। इसके अलावा हमने पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर्स पढ़ लिया था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट डिसऑर्डर्स आपके आएंगे वो आएंगे आपके सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर और सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर्स, जो हम आपकी जो नेक्स्ट क्लासेस होगी या नेक्स्ट जो वीडियोस होगी उसके अंदर देखेंगे हम। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक्स।